हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बीएफएम का एग्ज़ाम नेक्स्ट सैटरडे को है, 26 तारीख को, और आज है 20 तारीख मेरे ख्याल से। तो हमारे पास में कुल मिलाकर के मंडे से ले करके और फ्राइडे तक 5 डेज़ हैं। ठीक है। अब ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी कि इस 5 दिन में हम इसको टैकल कर पाएँ। स्टूडेंट दो टाइप के हैं हमारे पास। एक जो बहुत पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या 1-2 महीने हो गए उनको जुड़े हुए, और कई ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। तो दोनों के लिए स्ट्रेटजी थोड़ा अलग रहेगी। ठीक है। तो अब देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि 25 को जो है क्रिसमस की छुट्टी है, 26 को हमारा एग्ज़ाम है, तो 25 को क्रिसमस की छुट्टी एक बोनस पॉइंट है। यहाँ पर एक दिन बहुत अच्छा मिल रहा है रिवीजन के लिए। और अगर एक छुट्टी आप कोई भी 23 या 24 की किसी भी तरीके से आप अरेंज कर पाओ ना, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। अगर मतलब इस हफ्ते में 2 छुट्टियाँ चाहिए ही, एक तो 25 वाली मिल ही रही है, अगर आप किसी भी तरीके से एक और छुट्टी मैनेज कर लीजिए अपने एंड से तो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। ओके। तो पहली ज़रूरत तो यही है कि कम से कम 2 अच्छे, मतलब 2 पूरे दिन मिलने चाहिए आपको, अगर तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ा जाए। देखिए, एबीएम के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट आए हैं, उसमें से कई लोगों ने तो ये कहा है कि सर हमने पिछले 2 ही दिन लगातार आपके वीडियो देखे और उसके बावजूद भी 62 और 64 स्कोर किया हुआ है। तो अगर मैं ये मानूँ कि ऐसे धुरंधर लोग पड़े हुए हैं जो कि 2 दिन वीडियो देख करके भी अगर 62 64 स्कोर कर सकते हैं, तो ये बात बीएफएम में भी की जा सकती है फ्रेंड्स। ओके, ये पॉसिबल है। अगर 2 दिन में एबीएम में आप स्कोर कर सकते हो, तो 2 दिन में देख करके, 2 दिन नहीं, अभी तो 5 दिन है आपके पास, 5 दिन में आप बीएफएम में भी इस चीज़ को कर सकते हो। उसमें मैंने बोला था कि 60 प्लस एबीएम में मिनिमम मान कर चलिए, तभी मज़ा आएगा। पर चूँकि बीएफएम का लेवल टफ होता है, तो इसमें मैं 50 प्लस के लिए आपको कहूँगा कि इफ़ यू गॉट 50, अगर आप 50 लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप, ये मान लीजिएगा। और पैनिक ना होइएगा इसमें। कई लोगों ने, जिनके उम्मीद थी कि अच्छे मार्क्स आएंगे आएंगे नहीं आए हैं, उसके पीछे है वही जो मैंने कहा। देखिए, पढ़ना एक हद तक ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि आप रेस्ट रखिए, अच्छी नींद लीजिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम टाइम पे दिमाग ने गड़बड़ कर दी, 3 में 2 जोड़ने पर अगर 5 आना चाहिए तो 5 आना चाहिए। अगर आपने 1 ला लिया ना सब्सट्रैक्ट करके, फिर आप कितना भी आपने पढ़ाई कर ली हो, पर ये आपको नुकसान कर ही जाएगा। बहुत छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये नुकसान करता है। तो हड़बड़ाएं नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि लोग घबरा जाते हैं, अरे ये तो बहुत कठिन लग रहा है तो कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। 10 क्वेश्चन शुरू के देखें और 10 के 10 जो है इतने ज़्यादा मतलब टफ थे कि बेहोश ही हो गए, अरे अब तो नहीं पास होऊंगा लगता है। और ये चौथा अटैम्प्ट भी है मेरा, सिर्फ बीएफएम पेंडिंग है, सिर्फ एबीएम पेंडिंग है, और मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बात आप लिख करके ले लो। तो अगर ये इन्वायरमेंट आपने शुरू में बना दिया ना, तो आपने अपना ही मोरल डाउन कर लिया है। क्योंकि हो सकता है कि बाकी के 90 क्वेश्चन में से 40-50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप हो सकता है आंखों से देख करके भी 30 क्वेश्चन ऐसे ही लगा दो कि देखा और लगा दिया। लेकिन अब घबराहट आपने शुरू के 10 क्वेश्चन में ही कर ली कि 10 क्वेश्चन अटेंड किए और कोई नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये बात भी बहुत मायने रखती है यहाँ पर फ्रेंड्स कि एग्जाम में अटेंड कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन लगातार देखते जाइए। शुरू में देखिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल क्लिक करते चले जाइए। पहली बार तो आप मान के चलिए कि 30 मिनट या 25 मिनट में आप ना 100 क्वेश्चन देख ही लो। कैसे देख पाओगे? तभी होगा जब आप बस केवल क्वेश्चन देखा, अच्छा ये वाला फॉरेक्स है, नहीं अभी नहीं अटेंड करूँगी क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है। अगला एनआरआई बैंकिंग में पहुँचे, वहाँ पर पता चला कि जो है एनआरओ अकाउंट में एफडी खुलेगी या नहीं खुलेगी। अब ये पता है तो तुरंत ही लगा दिया। जैसे अभी एबीएम वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो, शुरू में क्वेश्चन टफ थे, बाद में जाकर के नैरो मनी पूछा था उसने। अब नैरो मनी पूछा, आप सर्टेन हो गए। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है आपको अपने लॉजिक से भी लगाने होते हैं। जैसे ई लर्निंग के डिसएडवांटेज पूछे गए थे उसमें, अब वो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। ई लर्निंग के डिसएडवांटेज क्या है, आप उस ऑप्शन से ही एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली जो ज़रूरत है कि पैनिक ना हो, ये जो है एग्जाम के टाइम पे पैनिक ना होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जो मैं आपको बताया हूँ, मैंने अपने वीडियोज़ में जो आपको समझाया हूँ, वो चीज़ें आपको याद आती होंगी। आई एम श्योर कि मतलब जो मैं रिवीजन करवाता हूँ ना, मेरा वीडियो एक बार देखने का मतलब 3 बार देखना होता है, और 3 बार देखने का मतलब 9 बार देखना होता है। तो अब आप सोचिए कि इतना, अगर 2 बार किसी ने भी देख लिया ना, तो 6 टाइम का रिवीजन, यानी एक बार पढ़ा और 5 बार रिवाइज करके पहुँचने के बराबर। अगर सिर्फ 2 बार वीडियो देखता है तो ऐसे में चीज़ें दिमाग से जाने के चांसेस कम ही होते हैं। तो जितना हमने एबीएम में अच्छा स्कोर किया है आप लोगों ने, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप लोग बीएफएम में भी अच्छा कर पाएँ। लेकिन चूंकि बीएफएम का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन जरा सा
ट्रिकी आते हैं, तो मैं 50+ का वो लेकर चल रहा हूँ कि आप 50 से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर करेंगे। अब जिन्होंने एबीएम में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है पहले से ही, 60+ या 70+ लेकर आए हैं, उनके लिए तो सेफ साइड यही है कि अगर वो 45 भी स्कोर करते हैं देन दे आर गुड टू गो। बस कोशिश करिएगा कि 45 नंबर ज़रूर से ज़रूर ऐसे लोग ले आएँ। जिनके नंबर कम हैं, मान लीजिए 46 या 48 हैं फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये होगा कि सर पढ़ा तो मैंने उसमें भी था, 48 आए, तो कहाँ से ज़्यादा मेहनत कर लूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊँगा। मान लीजिए कि टोटल 30 चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल से देयर आर 30 चैप्टर, और आपको ना पहले पेपर में 46 ही नंबर आए हैं और आप चाहते हो कि इस पेपर में ना बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब डिपेंड करता है फ्रेंड्स लक पर, थोड़ा सा लक पर डिपेंड करेगा। अगर ये स्ट्रेटजी यूज करोगे तो लक पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने वहाँ एबीएम वाले चैप्टर में, आपको याद होगा मॉड्यूल बी में बताया था कि आप जो है बॉन्ड को और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं छोड़ सकते। ये दो चैप्टर मतलब आपको करना ही करना है, आप चाहे मैथमेटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है। और देयर वर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिससे अच्छा स्कोर किया लोगों ने ना, ये चीज़ है। अब ना होते इससे क्वेश्चन, वो जो है सारे के सारे क्वेश्चन टाइम सीरीज और सिंपलेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग से उठा के रख देते, तो फिर यहाँ पर उन लोगों के साथ गड़बड़ हो जाती फ्रेंड्स। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लक पर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए 30 चैप्टर है ना, तो जो आता है आपको वो अच्छे से आए। मेरा मतलब कहने का, आप 15 ही चैप्टर पढ़िए, मत पढ़िए 30 चैप्टर, बिल्कुल छोड़ दीजिए। सिर्फ 15 चैप्टर पर फोकस करिए। बट अगर इन 15 चैप्टर से क्वेश्चन आए ना फ्रेंड, तो वहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो जो अब सर कौन से 15 चैप्टर पढ़ूँ, तो वो मैं अभी आपको इस स्ट्रेटजी के दौरान बता दूंगा, जो हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या चीज़ फोकस करनी है, किस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए आपके सामने सिलेबस पूरा हमने रखा हुआ है। देखिए पहला चैप्टर एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स बिजनेस, इसमें जो है देखिए न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, देर इज़ नो डाउट। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन रखना जो है इंपॉर्टेंट था एबीएम में, वैसे ही फॉरेक्स से आपका जो ये कैलकुलेशन नहीं होता, डायरेक्ट रेट, इनडायरेक्ट रेट, है ना, और क्रॉस रेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो केस स्टडी के फॉर्म में भी दे दें, केस स्टडी के फॉर्म में भी सवाल बन सकता है। उसके बाद में दूसरा है थियरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग और एनआरआई अकाउंट से। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली साउंड नहीं है तो ये चैप्टर थोड़ा सा जो है आपके लिए ट्रिकी होगा। अगर मैथमेटिकली साउंड नहीं है तो इस चैप्टर पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो एनआरआई बैंकिंग से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एबीएम के एक्सपीरियंस से एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा ना, जो पेपर का मॉडल सेट किया गया था, एक तो पेपर बैलेंस था, जो कि अच्छी बात थी कि सारे मॉड्यूल को उन्होंने वेटेज दिया था। दूसरा, हर एक चैप्टर को टच किया था उन्होंने, हर एक चैप्टर को, भले ही एक ही नंबर का क्वेश्चन लेकर आए हो, पर चैप्टर सारे टच कर दिए थे। और एक बात थी, जिसमें वो डेप्थ में गए थे ना, वो क्वेश्चन किसी से हुआ नहीं। जैसे उन्होंने सीआरआर और एसएलआर जो है कैलकुलेट करने को कहा, या वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी टफ था, वर्किंग कैपिटल पर केस स्टडी आई थी, बट ये टफ थी। तो जिसमें वो अंदर गए ना, मतलब डेप्थ में गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए। लेकिन जैसे आपको टाइम सीरीज में जो है ट्रेंड एनालिसिस जो आया था, वो मेरे ख्याल से मेरा दूसरा वीडियो ही है, जिसने वो देख लिया था। केवल 7 वीडियो हैं उस चैप्टर में, चैप्टर अपना टाइम सीरीज वाले में, उसमें सिर्फ दूसरा वीडियो, पहला दूसरा वीडियो जिसने देखा था ना, वो भी अच्छा स्कोर कर सकता था फ्रेंड्स। ओके, तो कहने मतलब ये है कि कोई भी चैप्टर को इग्नोर करना अच्छा नहीं है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज से न्यूमेरिकल आएगा, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लेटर ऑफ क्रेडिट से आपको न्यूमेरिकल केस स्टडी मिलेगी, थियरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो है आपकी केस स्टडी लेटर ऑफ क्रेडिट से 100% रखी जाएगी वहाँ पर। ठीक है, फिर आपके थियरी बेस्ड, ये इस देखिए ये दोनों चैप्टर को वो टच करेंगे। ये जो आपका रोल ऑफ ईसीजीसी है, और एग्जिम बैंक और फिडे की गाइडलाइन और फेमा वगैरह हैं, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन, इसमें से एक नंबर के, मतलब जो है 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इनको मतलब वैसे ही देखना है जैसे हमने बिजनेस साइकिल देखा था और इकोनॉमिक एनालिसिस देखा था ना,
इकोनॉमिक जो पहला चैप्टर था बीएफएम का, और बिजनेस साइकिल जो कि 5वां चैप्टर था, जैसे उसको देखा था नहीं कि एक ऊपर ओवरव्यू में देखा, पता चला कि इकोनॉमिक वाला चैप्टर अगर आप ना देख कर गए होते तो 5 नंबर की केस स्टडी रखी हुई थी। चैप्टर बहुत छोटा सा है और सिंपल है, उसके बावजूद भी 5 नंबर की केस स्टडी इससे रखी गई। तो उसी अंदाज में इस चैप्टर और इस चैप्टर को आपने देखना है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में अब अगर बात करूं कि बिना, और ये फैसिलिटीज टू इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि क्या नहीं छोड़ सकते, अगर मतलब आपको मिनिमम पढ़ना है कि मतलब मैं ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाऊं, तो फ्रेंड्स मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के लिए सजेस्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 3 के लिए सजेस्ट करूंगा, और चैप्टर नंबर 4 के लिए सजेस्ट करूंगा लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेक्स और एनआरआई बैंकिंग। मतलब इससे कम पढ़ करके जाने का मतलब है कि आप अपना नुकसान खुद करेंगे। मिनिमम ये 3 चैप्टर फ्रेंड्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर लेटर ऑफ क्रेडिट, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज। देखिए कम से कम 40 मार्क्स का आपका मॉड्यूल ए बनेगा। मेरा अपना अपना जो आंकड़ा है, बाकी में 60 नंबर में ये बाकी के मॉड्यूल चढ़ेंगे, लेकिन 40 नंबर के लिए आपका मॉड्यूल ए होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पर नंबर आप फेच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि अभी जैसे आप मॉड्यूल बी में जाएंगे ना, तुरंत ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। यहाँ पर स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो बातें हैं सारी की सारी रिस्क के बारे में हैं, और हर एक रिस्क में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट कर पाना, जब वो 4 ऑप्शन रखेंगे आपके सामने ना, बहुत बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस रख करके, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि मतलब आप जो है वो अच्छे से उसको डायग्नोज कर पाएँ। फिर भी वी विल ट्राई कि हम अपनी रीजनिंग का यूज़ करके या फिर लॉजिक का यूज़ करके उसे सॉल्व करें, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद में एनआरआई बैंकिंग और करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट जरूर पढ़िए, और इन चैप्टर्स को हल्के में देख लीजिए, लेकिन मतलब नॉलेज होनी चाहिए, भले ही हल्के में पढ़िए। और इन चैप्टर्स में मतलब नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं ये आपको 3 चैप्टर बता रहा हूँ ना, इनमें नॉलेज होनी चाहिए। मतलब हल्के में पढ़ करके बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ये जो 2 चैप्टर हैं, इसी चीज़ इसमें हल्का पढ़ लेंगे, इसलिए हल्का पढ़ लेंगे कि ताकि मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो इतना पता हो कि हाँ कैसे सॉल्व करते हैं, वो हो भी जाएंगे, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फैसिलिटीज फॉर इंपोर्टर एक्सपोर्टर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ओके। दूसरे मॉड्यूल में आते हैं फ्रेंड्स। देखिए पूरी कहानी, राम कहानी ऐसी है कि रिस्क 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 एंड रिस्क एंड रिस्क एंड रिस्क एंड रिस्क, भगवान जाने कितने रिस्क हैं, और हर एक रिस्क में इतना छोटा छोटा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं चैप्टर नंबर 10 आपको पढ़ा नहीं पाया हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको किसी भी रिसोर्स से रेफ़र करके चैप्टर नंबर 10 जो है ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए एक तो आर्ट में जेड स्कोर करके एक कॉन्सेप्ट है, उससे केस स्टडी आने के पूरे चांसेस रहते हैं। और दूसरा हेयर कट मेथड है फ्रेंड्स, ओके, उससे भी केस स्टडी आने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। और रिस्क वेट एसेट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें अपना होगा मेरे ख्याल से मॉड्यूल डी में भी है, और यहाँ पर भी कहीं कहीं यूज होता है, इसमें भी यूज हुआ है, ठीक है। तो रिस्क वेट एसेट, वेसल, वेसल नाम्स, वेसल हो गया आपका, ठीक है। हेयर कट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आर्टमैन जेड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इन्हें आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। थ्योरेटिकली आप मतलब मॉड्यूल को जितना आप पढ़ पाइएगा उतना अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, जितना आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो वेसल 3 आपसे पूछा जाएगा, वेसल से केस स्टडी भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। अभी उतना ज़्यादा वेसल में डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। नॉर्मली ये जो पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि जो 3 पिलर हैं क्या है, क्या करता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, इंडिया में कितने % है ना। और बफर, साइक्लिक बफर करके भी कॉन्सेप्ट होता है। वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब जैसे एबीएम में उन्होंने सीआरआर और एसएलआर से केस स्टडी रख दी थी, अब अगर उसी तरीके से वेसल 3 पर भी केस स्टडी रख दें कि एक बैंक का ये बैलेंस शीट है, आप बताओ वेसल 3 के लिए कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर तो भगवान ही मालिक है, कितना कठिन सवाल कौन करेगा, है ना। क्योंकि अभी ना तो केस हिस्ट्री भी मार्केट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दैट विल बी डिफ़िकल्ट। तो इसमें मैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरा थियरी है। जुट जाइए, जैसे भी करके इनको समझिए। इसमें बस मैंने आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि चैप्टर नंबर 10 जो है ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये मैं अपने वीडियो में कवर नहीं करवा पाया हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्टमैन वाला कह रहा हूँ या हेयर कट वाला मैं कह रहा हूँ, इस पर मैं केस स्टडी या थ्योरी इसकी लेकर के जरूर आऊँगा। बेसल भी पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। अब इसमें इतने सारे चैप्टर हैं, अगर आप कुछ इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल सी फ्रेंड्स आपका आपको खुद ही देखना है, मैं इसे कवर नहीं करवा पाया हूँ। इसमें स्पेशली जो वो नहीं होता, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, है ना, फॉरवर्ड ऑप्शन,
ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स आपके, इससे केस स्टडी 100% आनी है। ध्यान दीजिएगा कि केस स्टडी कॉल ऑप्शन पर, है ना, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड ऑप्शन, इनसे 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। केस स्टडी ज़रूर से ज़रूर आएगी। अभी मुझे आइडिया नहीं कि किस चैप्टर में वो चीज़ आती है, लेकिन ये चीज़ है कि इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा ट्रेजरी मैनेजमेंट में। इसे आप अपने तरफ से पढ़िएगा। एबीएम में बहुत सारे लोगों को मैंने कहा था कि एचआरएम वाला मॉड्यूल खुद से पढ़िएगा, लेकिन लोग जो है एचआरएम छोड़ के ही चले गए, सिर्फ 3 मॉड्यूल के भरोसे ही बैठ गए, और डिस्पाइट ऑल दैट अच्छा स्कोर किया है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। आई होप मैंने ए मॉड्यूल आपको क्लियर कर दिया है कि क्या फोकस करना है। मैंने फिर बताया आपको कि इसमें कम से कम 40 नंबर का वेटेज मैं मानकर चल रहा हूँ। मेरी अगर थिंकिंग सही है तो 40 नंबर का वेटेज वही दे देगा आपको। 20 नंबर के आसपास आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताया कि मेजर जो वो नहीं होते नाम वाले, जो साइंटिस्ट के नाम वगैरह होते हैं, उनसे क्वेश्चन, जैसे वेसल, अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो वेसल इज़ देयर, है ना, वेसल से क्वेश्चन उठेगा। हेयर कट से क्वेश्चन उठने के चांसेस पूरे हैं। आर्टमैन से क्वेश्चन उठने के पूरे चांसेस हैं। बाकी आप जो मेरे वीडियो जो अवेलेबल हैं उनको देखिएगा, ज़्यादातर चीज़ें मैंने उनमें कवर करी हुई हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स पिछली बार ना एक वैल्यू एट रिस्क का कॉन्सेप्ट होता है, इससे केस स्टडी आई थी। तो जो पता है इसमें, हाँ, वैल्यू एट रिस्क, बॉन्ड ड्यूरेशन, है ना, मॉडिफाइड बॉन्ड ड्यूरेशन, और एक कोई वो है, एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने वो, उनकी भी एक बॉन्ड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था, 5 नंबर की केस स्टडी आई थी। मतलब इस ऐसे ध्यान दीजिएगा ना, इसमें वैल्यू एट रिस्क में जब आप जाओगे ना, मैंने न्यूमेरिकल कराया हुआ है ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी छोटी बातें चल रही हैं, इसमें अंडर रूट करके बस इतना ही सॉल्व करना है, उतने से ही ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ है, आपको यहाँ पर जो है वैल्यू एट रिस्क, जहाँ पर भी मतलब कहने का जहाँ भी न्यूमेरिकल बनता है ना फ्रेंड्स, उसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। जिस भी चैप्टर में मैंने न्यूमेरिकल अगर करवाया हुआ है, थ्योरी बताने के बाद न्यूमेरिकल उसमें आए हुए हैं ना, तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था वो टफ़ इसीलिए था क्योंकि वैल्यू एट रिस्क उठा लिया उसने। अब नॉर्मली लोग जो है ऐसे ही फार्मूला पढ़ के चले जाते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह करते नहीं, तो वो वहाँ पर फंस गए थे। ठीक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट आपको अपनी तरफ से पढ़ना है। इसमें मैंने बस एक ही बात बताई कि पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन वगैरह से केस स्टडी ज़रूर आती है। मॉड्यूल डी में आते हैं। मॉड्यूल डी में देखिए, बैलेंस शीट एबीएम में भी आपने पढ़ी है, वही वाली यहाँ पर भी यूज हो जाएगी आपका पूरा का पूरा वही। वर्किंग कैपिटल छोड़ दीजिए, तो बाकी जो आपने बैलेंस शीट में पढ़ा हुआ है वो काम आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर हर एक टच करेंगे, ये बात मैंने आपको बताई है। हर एक टच करने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जैसे अब वो एक क्वेश्चन आपको मार्केटिंग रिस्क से देंगे, क्रेडिट भले ही थ्योरी बेस्ड दें, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इंटीग्रेटेड रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इन बैंकिंग, मतलब हर एक चैप्टर में जाएंगे, भले ही वो 1 नंबर का क्वेश्चन उठा लें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन एंट्री वो हर एक चैप्टर में करते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल का ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर में नहीं जाएंगे, और अगर अंदर में डेप्थ में जाते हैं तो आपके लिए भी परेशानी है, सबके लिए परेशानी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपने पढ़ी हुई है, वही वीडियो मैंने तो इसमें डाले हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल कवर किया हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी करंटली चल रहा है इसमें। ये देखिए, इसमें ये वेसल है पूरा फ्रेंड्स आपका, ये तीनों चैप्टर मिला करके वेसल थर्ड है। ठीक है, वेसल 2 वेसल 3 जो भी है, तो इससे फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन उठेंगे। अभी वेसल 3 में पहला चैप्टर शायद मैंने स्टार्ट किया हुआ है कवर करना, इसमें मैं वेसल पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, जिसमें हम वेसल 2 या 3 जो भी है उसको, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उनको ज़रूर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर उसमें कवर अप हो जाएंगे आपके। उसके बाद में एक केस स्टडी आप इससे मान लीजिए, एबीएम में भी इन्होंने बल्कि दे दी थी जो है, जिसमें उन्होंने एसेट क्लासिफिकेशन, ओटीएस वगैरह का कॉन्सेप्ट पूछ लिया था, है ना, एनपीए हुआ इतनी तारीख को इतने पैसे थे, सारा कुछ पूछ लिया था। तो ये जो है आपका, अगर इस चैप्टर में मैं बात करूँ ना, तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये तीनों मिला करके पूरा आपका बेशल है। ये मतलब ये 3 ऐसे वो हैं जिसमें से, मतलब इनमें से कहीं ना कहीं से आपको केस स्टडी उठ के आ जाएगी। और पिछली बार फ्रेंड्स जो है आपका RAROC से ना केस स्टडी आई थी 5 नंबर की, RAROC क्यों, एक्चुअली क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था और पिछली बार लोगों ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए इसमें केस स्टडी उठी थी तो लोग कर नहीं पाए थे। तो RAROC ना, इसका इसका वो लेक्चर मेरा देखिएगा, जिसमें वो एक बिजनेसमैन है बॉन्ड वाला, और एक बिजनेसमैन है जो कि फॉरेक्स में डील करता है, दोनों को 10 मिलियन का प्रॉफिट होता है, 10 मिलियन का प्रॉफिट होता है। और अगर जो है आपका वो वेरिएशन अगर जो है 4% है, एक का 12% है, तो कौन प्रॉफिट में है। ये जो मैंने कैलकुलेशन करवाई हुई है ना फ्रेंड्स आपको उस वीडियो में, वही वाला क्वेश्चन ही पिछली बार केस स्टडी में था, वही क्वेश्चन ही केस स्टडी में, वही क्वेश्चन या मैचिंग उसी के जैसा ही क्वेश्चन उसमें था। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा।
हम RAROC नहीं छोड़ सकते, बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ सकते, बेसल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नाम, ये 4 चैप्टर हैं जिनको मैं स्पेशली मतलब 4 ही, मतलब अब ये 3 चैप्टर को आप एक ही में रखिए क्योंकि वो कुछ अलग नहीं है, कैपिटल मतलब बेसल नाम से एक ही है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इस मतलब यहाँ पर स्किप नहीं की जा सकती, इन चारों को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ आपको कि जहाँ कहीं भी ना न्यूमेरिकल किया है मैंने, न्यूमेरिकल जहाँ भी लगा, जैसे वैल्यू एट रिस्क में न्यूमेरिकल आ गया है, बॉन्ड ड्यूरेशन का न्यूमेरिकल किया है ना, वो चीज़ें जहाँ पर भी न्यूमेरिकल किया ना उसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। मतलब वो भले ही आपको लगे कि 2 लाइन का है, 2 ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसी से केस स्टडी बन जा रही है, मतलब उस पर ज़्यादा जोर दे रहा है IIBF। तो इसलिए रिक्वेस्ट होगी, जैसे RAROC में देखिए मैंने कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया है तो थ्योरी में ही वो मैंने चैप्टर पढ़ाया, वो बातें बताई हुई हैं कि हाँ एक फॉरेक्स डीलर है और एक बॉन्ड का डीलर है, कौन बेनिफिशियल है, कौन सा बिजनेस आगे बढ़ाना है, वो बात मैंने आपको वहाँ पर बताई हुई है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये केस स्टडी भी हो सकती है, लेकिन पिछली बार ये केस स्टडी वहाँ पर पूछी गई थी, RAROC से क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया RAROC, आपको जोर देना है, इसको ज़बरदस्त तरीके से तैयार करके जाइएगा। एक केस स्टडी यहाँ से भी होप करिए प्रोविजनिंग नाम्स और एसेट क्लासिफिकेशन से, 100% मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको केस स्टडी मिलेगी ही मिलेगी। कैपिटल एडिक्वेसी सुपरवाइजरी रिव्यू बेसल यानी बेसल से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, मिल सकता नहीं है, आप समझ लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेसल छाया रहेगा, क्योंकि हर एक यूनिट में कहीं ना कहीं बेसल का जिक्र होता है और वो उसको यूज करेंगे कायदे से, ठीक है फ्रेंड। तो चैप्टर नंबर 22 करिए, चैप्टर नंबर ये आपका ये तीनों करिए, इसे ज़रूर करिए और ये ज़रूर करिए। मैं बाकी के चैप्टर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी देते हैं तो 100% प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को दीजिए जिनको मैं कह रहा हूँ, बाकी इनको 70% प्रायोरिटी दीजिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दे विल इंटर इनटू एवरी सेक्शन एंड देन आस्क द क्वेश्चन, हर एक में कुछ जाते हैं और क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, लेकिन यह है कि कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन आएंगे जो आप वैसे ही सॉल्व कर ले जाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो इतनी बातें हो गई फ्रेंड्स, ओके। आई होप कि मतलब भर का मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब जो उन लोगों, ये उनके लिए है जिनके 60-70 नंबर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब 46 नंबर आए हुए हैं और प्रॉब्लम में हैं, सोच रहे हैं कि कैसे करें। तो फ्रेंड्स उनके लिए मेरा सजेशन है, आप पहला चैप्टर उठाइए, तीसरा उठाइए, चौथा उठाइए, मतलब ये 3 चैप्टर एकदम रगड़ दीजिए, मतलब बोलते हैं इसे ना, एकदम जम करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे 3 चैप्टर यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद में इसमें जो मैंने वीडियोज़ करवाए हैं ना, उन वीडियोज़ को देख लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रह सके, कम से कम मतलब क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इंटीग्रेटेड रिस्क रेट रिस्क क्या होता है, डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए और उससे रिलेटेड थोड़ी बातें, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा आप वेसल ज़रूर करिए, ठीक है। उसके बाद में वेसल करिए, हेयर कट मेथड ज़रूर पढ़ लीजिए, हेयर कट मेथड पढ़ लीजिए और आर्ट मैन जेड पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूल सी, अगेन आप ही के एंड पर है, बॉल इज इन योर कोर्ट, है ना। उसके बाद में मॉड्यूल डी में आइए, यहाँ पर भी मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि एसेट लाइबिलिटी ज़रूर पढ़िए, बेसल ज़रूर पढ़िए, एसेट क्लासिफिकेशन ज़रूर पढ़िए और RAROC पढ़िए, यानी 4 चैप्टर आप यहाँ से ज़रूर उठाएंगे, 3 चैप्टर यहाँ से आप उठाएंगे, 7 चैप्टर ये हो गए आपके, और कम से कम 4-5 चैप्टर जो मैंने कवर करवाए हैं यहाँ से उठाएंगे, तो 7, 5, 12, तो 12 से 15 चैप्टर आप जो है, और 2-3 चैप्टर या फिर ये पूरा पढ़िए, तो कम से कम 15 चैप्टर, 30 में से लगभग 15 चैप्टर ऐसे होंगे 50%, जो मतलब आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर जो है क्वेश्चन वहाँ से फंस गया तो आप जो है 50+ स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं फंसा, पता चला कि जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से ही आ गए सारे क्वेश्चन और इधर कहीं सारी चीज़ें इग्नोर हो गई, फिर तो आई एम सॉरी कि मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी आपको नुकसान भी कर सकती है। तो प्ले एट योर ओन रिस्क मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक है। मेरी जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, स्ट्रेटजी यही रहेगी। जो अब जम करके वीडियोज़ देखिए, ठीक है। जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उनको, सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, या फिर कहीं से भी वीडियोज़ मिल सकते हैं, केस स्टडी मिल सकती है, तो उनको पढ़िए, उनको करिए, ठीक है फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अगले 5 दिन जो है मतलब जितना आप ध्यान दे सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार ये 5 दिन अगर मेहनत कर ली तो फिर आगे चल करके आपको फिर BFM की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही होना भी चाहिए कि अब हमें दोबारा BFM को ना देखना पड़े, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच है। अगर कोई डाउट होगा, कोई इसके बावजूद भी कोई कंसर्न होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।